Hello guys, welcome back to Story Realm Hindi with शिव। मैं हूँ शिव और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ट्रूथ वीवर्स के चैप्टर 3 पार्ट 3 की रोमांचक कहानी। ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3.3 ईयर 952 ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ। क्रिम्सन ब्लॉसम सीजन का तीसरा महीना। मौत का डर खत्म होते ही लियोन के दिल में सिर्फ एक ही एहसास बचा था, गुस्सा। जब से उसने सेरिस से प्राइवेट स्कूल की जिम्मेदारी संभाली थी, तब से वो गांव वालों से बहुत संभाल कर, जैसे पतली बर्फ पर चल रहा हो, वैसे ही अपनी दूरी बनाए रखता था। इसी वजह से अब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई थी। अब तक जितने भी अप्रेंटिसेस लियोन के पास आए थे, वो सब रोज आने जाने वाले स्टूडेंट्स थे। उन्हें अपनी सिचुएशन का अच्छी तरह एहसास था, इसलिए वो गांव वालों के सामने कभी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करते थे। इतना ही नहीं, लियोन के पास उनका आना भी गांव वालों से छुपाकर रखा जाता था। लियोन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है जो इतनी खुलेआम मुसीबत खड़ी कर दे। वो शैतान बच्चा जो गांव वाले मागेस को नीचा समझकर उनकी बेइज्जती करते थे, आखिर वो होते कौन थे? आखिर में वो सिर्फ ऐसे बेवकूफ़ लोग थे जो अपनी खुद की अहमियत और रुतबा महसूस करने के लिए अपने से कमज़ोर लोगों को सताते और उन पर जुल्म करते थे। उससे उन्हीं लोगों के सामने मजबूरी में झुकना पड़ा, उनकी बेइज्जती सहनी पड़ी और अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी, सिर्फ उस लड़के की वजह से जो ज़बरदस्ती उसके सिर पर थोपा गया था। वही जिद्दी नादान लड़का, आयरन फोर्ट्रेस से आया हुआ, जो ठीक से मैजिक तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। धत तेरी, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जिनके हरे भरे पत्ते अब धीरे धीरे अपना रंग खोने लगे थे, लियोन लोगों की नज़रों से बचकर आगे बढ़ रहा था। उसके मुंह से बिना चाहे ही गालियां निकल रही थी। ठंडी हवा जो शरद ऋतु के आने का एहसास करा रही थी, उन लफ्ज़ों को अपने साथ उड़ा ले गई। ज़ेक्स बेवकूफ़ था, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि उसे अभी तक अपनी हालत की पूरी समझ नहीं थी, या फिर उसने इतनी गहरी और हिला देने वाली बातें झेली थी कि वो अपनी जिद छोड़ ही नहीं पा रहा था। और वैसे भी अभी ये फैसला करना बहुत जल्दी होता कि वो वाकई निकम्मा था या नहीं। किसी के बारे में इतनी जल्दी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़कर लियोन को खुद कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। खुद को बार बार समझाते हुए लियोन जंगल के अंदर मौजूद उस खुले और ऊंचे इलाके की तरफ बढ़ने लगा। जैसे उसने सोचा था, चट्टान के किनारे पर एक अकेली परछाई खड़ी थी। उसकी जिद्दी पीठ ऐसे लग रही थी जैसे वो पूरी दुनिया को ठुकरा रही हो, और उसके आसपास का माहौल एक तेज जानलेवा इरादे, खूनी ऑरा से भरा हुआ था। सेक्स। जब लियोन ने उसका नाम पुकारा तो लड़का उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से मुड़ गया, लेकिन जैसे ही लियोन की नज़र उसकी आंखों से मिली, उसका पूरा शरीर अनजाने में तन गया। ज़ेक्स की आंखों में बेकाबू गुस्सा और बिना किसी पर्दे के साफ नफरत भरी हुई थी। तुमने गांव के बच्चों पर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई, क्या ये सच है? तो उसकी आवाज़ भी उसकी आंखों की तरह तेज और बर्फ जैसी ठंडी थी। उस आवाज़ में ऐसा दबाव था कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ जाए। लेकिन लियोन ने ठान लिया था कि वो एक बच्चे से डरेगा नहीं। एक टीचर और मार्गदर्शक होने का उसका गर्व और जिम्मेदारी उससे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहे थे। हम उनसे माफ़ी मांगने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। लियोन की बात सुनते ही ज़ेक्स कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। उसका मुंह हल्का सा खुल गया और उसके चेहरे पर एक मासूम बच्चे जैसी हैरानी साफ नजर आई। लेकिन वो एहसास सिर्फ एक पल के लिए था। अगले ही पल उसकी आंखों में वही तेज खूनी इरादा और गहरी दुश्मनी वापस आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके छोटे से शरीर से वो जानलेवा ऑरा साफ साफ बाहर निकल रहा हो। मेरे साथ बकवास मत करो,
जैक्स गुस्से में खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया। उसी पल अचानक ऐसा लगा जैसे एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ हो। हवा का एक भयानक भंवर सीधा लियोन से टकराया। एक तेज दर्द के बाद उसने अपने गाल पर गर्म खून बहने का एहसास किया, लेकिन उसने उस जख्म की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधा अपने अप्रेंटिस की आंखों में देखते हुए खड़ा रहा। सोचने पर लियोन को एहसास हुआ कि ये पहली बार था जब दोनों इतनी सीधी तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाय राम, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता उन लोगों ने मेरे साथ क्या कहा था। उन्होंने तुम्हें गंदा मागे या राक्षस कहा था, या फिर तुम्हारा मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि तुम एक सेल्डियन हो। लियोन की बात बिल्कुल निशाने पर लगी। जैक्स, जो लियोन के खून बहने से भी नहीं डरा था, कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसका उबालता हुआ गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और वो तेज हवा जो लियोन को काट रही थी भी रुक गई। तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते। लियोन को लगा जैसे जैक्स फिर से अपने अंदर सिमट कर दुनिया से दूर भागना चाहता हो। मैं सेल्दियन नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक मागे होने की वजह से मैंने भी बहुत कुछ सहा है। इस मायने में मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं। नहीं, तुम नहीं समझते। कोई भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। समझने का नाटक मत करो। तुम कभी समझ ही नहीं सकते। अपनी मुट्ठियां कास कर और चेहरा झुकाकर जैक्स ने अपनी पूरी ताकत से ये बात चिल्लाकर कही। उस लड़के को उस हालत में देखकर लियोन को उस पर तरास नहीं आया, बल्कि उसके अंदर छिड़ और गुस्सा भर गया। लियोन, जो जैक्स से 2 गुना से भी ज्यादा जिंदगी जी चुका था, एक मागे के रूप में ऐसे दुख और तकलीफों से गुजरा था जिन्हें शब्दों में बयान करना भी मुमकिन नहीं था। हाँ, शहरों के गिल्ड्स में काम करने वाले मेजेस शायद लियोन से भी ज्यादा नफरत और तुच्छता का सामना करते होंगे। लियोन तो गांव के एक कोने में चुपचाप रहता था, इसलिए उसने कभी खुद को सबसे बदनसीब नहीं माना। फिर भी एक मेगे होने के नाते उसने इस बच्चे से कहीं ज्यादा मुश्किलें और दर्द झेला था। और सबसे बड़ी बात, लियोन के पास तो शुरू से ही कोई भविष्य नहीं था। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लेता, उसके पास कभी टैलेंट था ही नहीं। यही वो सबसे बड़ा और फैसलाकुन फर्क था लियोन और जैक्स के बीच। तुम मेरे साथ बकवास मत करो। पता ही नहीं चला कब लियोन ने गुस्से में आकर जैक्स की कॉलर पकड़ ली। लड़के की साफ और मासूम आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो बेबास होकर लियोन की तरफ देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे उन घटिया लोगों के सामने अपना सर झुकाना किसकी वजह से पड़ा? उन लोगों के सामने जो सिर्फ कमजोरों पर जुल्म करके खुद को बड़ा समझते हैं। तुम्हारी हद से ज्यादा की गई हरकतों की वजह से मेरी जान तक जाते जाते बची थी। कभी एक बार ये भी सोचा है कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? शायद जैक्स को लियोन की बात तुरंत समझ ही नहीं आई। अचानक हुई इस सख्ती पर ना तो वो गुस्सा हुआ और ना ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो बस कुछ पल तक हैरानी से आंखें झपकता रहा। यूज एस देखकर लियोन का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने अपना कान पता हुआ हाथ जैक्स की कॉलर से हटा लिया। तब जैक्स ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। लड़के ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। मैंने कभी तुमसे अपना सर झुकाने के लिए नहीं कहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सबसे पहले उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझ पर हाथ उठाया था। अगर बदला सहने की हिम्मत ही नहीं थी, तो फिर लड़ाई शुरू ही क्यों की? गलती उनकी है। जैसे जैसे जैक्स बोलता गया, उसकी आवाज और उसका हौसला धीरे धीरे वापस आने लगा। दूसरी तरफ लियोन की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। उसके कंधे थक कर नीचे झुक गए। तुम सही कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये भी सच है कि किसी को भी दूसरों पर जुल्म करने या उन्हें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। लियोन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीमी और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन हकीकत अलग होती है। मघेस और कुछ खास जातियों के लोगों से लोग नफरत करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, और इस दुनिया में ये सब लगभग ना टलने वाली बात है। ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए। जैक्स ने गुस्से से जवाब दिया। लियोन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो बस इतना ही सोचेंगे। देखा,
ये लोग वाकई खतरनाक और मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। वो बात नहीं है। जैक्स कुछ कहना चाहता था, लेकिन लियोन ने बात जारी रखी। और एक बात, वो हमें इसलिए मीठा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर है। अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल करके वो हम पर जुल्म करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास भी एक ऐसी ताकत है जो उनके पास नहीं है, मैजिक। अगर तुम भी उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने के लिए करोगे, तो फिर तुम और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अंदर ही अंदर लियोन जानता था कि उसकी ये बात पूरी तरह सही नहीं थी। यूज खुद भी लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए तर्क दे रहा हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास इसी सोच को पकड़कर चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे बस इसी बात पर गर्व था कि वो उन लोगों जैसा नहीं था। लियान ने जैक्स की तरफ देखते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जैक्स, तुम ना तो बेवकूफ हो और ना ही कमजोर, इसलिए उन लोगों जैसा मत बनना। खुद को कभी उनके स्टार तक मत गिराना। लियोन ने धीरे से अपना हाथ जैक्स के सिर पर रखा और प्यार से कहा। जैक्स ने ना तो अपना झुका हुआ चेहरा उठाया और ना ही लियोन का हाथ हटाया। बस धीमी आवाज में बोला, फिर भी मैं किसी का मजाक बनकर नहीं रहना चाहता। कुछ पल बाद उसने फिर धीरे से कहा, और अगर कोई मुझे मारे तो मैं चुपचाप सब कुछ सहना भी नहीं चाहता। जैक्स की उस रूठी हुई सी बात सुनकर लियोन के होठों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। उसकी बातें एक जिद करने वाले बच्चे की शिकायत जैसी लग रही थीं, लेकिन उन बातों में सच्चाई भी थी। बिल्कुल सही, लियोन ने शांत आवाज में कहा, फिर एक दिन आयरन फोर्ट्रेस वापस चले जाना। अगर तुम इस देश के सबसे महान मेज के रूप में पहचाने जाओगे, तो तुमसे उलझने या तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत करने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। इसीलिए हर मेज का सपना होता था कि वो उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत साल पहले, जब लियोन भी जैक्स से छोटा था, तब उसने भी कुछ वक्त के लिए ये सपना देखा था, लेकिन वो सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। मगर जैक्स के लिए ऐसा नहीं था। उसकी काबिलियत पहले ही पहचानी जा चुकी थी। जिस दिन उसका असली टैलेंट पूरी तरह खिल उठता, उस दिन आयरन फोर्ट्रेस उसका खुले दिल से स्वागत करता। लेकिन यह नामुमकिन है, जैक्स ने धीमी और बुझी हुई आवाज में कहा। अचानक उसने लियोन का हाथ अपने सिर से हटा दिया। उसके आसपास का माहौल फिर से ठंडा और सख्त हो गया, जैसे उसने एक बार फिर सबको अपने दिल से बाहर कर दिया हो। अभी कुछ देर पहले तक उसने अपने गुस्से, दर्द और कमजोरी को खुलकर दिखाया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर फिर वही सख्त और बेजान एहसास लौट आया था। लियोन समझ गया कि उनकी बातों में ऐसी कोई बात जरूर हुई थी जिसने जैक्स को दोबारा अपने ही खौल में सिमटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वजह समझने से पहले ही जैक्स जल्दी से वहां से चला गया। आखिर में लियोन अकेला ही गांव लौट आया। अगर वो चाहता तो जैक्स को ढूंढ सकता था। जरूरत पड़ती तो उसे जबरदस्ती पकड़कर भी वापस ले आता। लेकिन लियोन को महसूस हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उन दोनों के बीच एक ऐसी दूरी पैदा हो जाएगी जो कभी मिट नहीं पाएगी। शायद ये उसकी अपनी कमजोरी थी, या शायद सिर्फ एक दिखावा कि वो अपने उस अप्रेंटिस की नफरत भी सहना नहीं चाहता था, जो सिर्फ नाम का ही उसका शिष्य था। उससे लगा उन गांव वालों के सामने दोबारा सर झुकाना जो पहले से ही उससे नफरत करते थे, और उनकी बेइज्जती चुपचाप सह लेना जेक्स के दिल से हमेशा के लिए दूर हो जाने से कहीं ज्यादा आसान था। जब लियोन शाम ढलने के वक्त गांव वापस लौटा तो गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने उसे देखा भी उन्होंने जानबूझकर अपनी नजरें फेर ली। लियन के पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही वो गांव वालों के सामने आएगा,
कोई ना कोई उस पर जरूर चिल्लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से उसे थोड़ी हैरानी भी हुई और हल्का सा अफसोस भी। तभी अचानक किसी ने मजबूती से उसका बाजू पकड़ लिया। लियन एकदम चौंक गया। मुड़ कर देखा तो सामने ओल्ड ऑर्गा खड़े थे। बूढ़े आदमी ने पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये पक्का करने के लिए कि आसपास कोई और तो नहीं है। फिर धीमी आवाज में पूछा, तुम उसे साथ नहीं लाए? लियोन ने शांत लहजे में जवाब दिया, वो नहीं आ सका, माफ कीजिए, मैं उसकी जगह चला जाता हूँ। ओल्ड ऑर्गा ने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं, अब उस भंवरों के छत्ते को और मत छेड़ो। ये बात लियोन के लिए बिल्कुल अनजानी थी। उसके चेहरे पर उभरी उलझन शायद ओल्ड ऑर्गा ने भी देख ली। इसलिए उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ आगे कहा। उनके चेहरे पर छाई गहरी परछाई सिर्फ ढलती हुई शाम की वजह से नहीं थी। उस वक्त सबका गुस्सा काबू से बाहर था। लेकिन अगर आराम से सोचो तो हर किसी को पता है कि वो बच्चा आम नहीं है। आम नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास एक गाइडिंग वेन है। लियोन ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आखिर इस दुनिया में सिर्फ मैजिशियन होना ही लोगों की नज़र में नॉर्मल से अलग माना जाता था। ओल्ड ऑर्गा का चेहरा अब भी सख्त था। अनहोन धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मैंने आज तक किसी मैजिशियन इन ट्रेनिंग को सिर्फ थोड़ी सी छेड़छाड़ पर पूरी झोपड़ी उड़ाते हुए नहीं देखा। सीरीज ने भी कभी इतनी शक्ति नहीं दिखाई। वो लड़का वाकई एक मॉन्स्टर है। अब कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता। हाँ, दियो और उसके साथी अभी भी बहुत गुस्से में है। अगर उनकी उस बच्चे से मुलाकात हो गई तो हो सकता है वो यूज मारने की भी कोशिश करें। इसलिए अब उस लड़के को गांव के पास मत आने देना। और तुम भी मिस्टर मैजिशियन, अपने हर कदम बहुत संभाल कर रखना। आखिर की बात ओल्ड ऑर्गा ने हल्की सी मजाक भरी लहजे में कही थी। लेकिन लियोन समझ गया कि उनकी चिंता बिल्कुल सच्ची थी। और अब ये भी साफ हो चुका था कि गांव वालों की नज़र में जैक्स और उसके साथ साथ लियोन की भी इमेज और खराब हो चुकी थी। ये समझते ही लियोन को लगा कि अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। उसने हल्का सा झुककर ओल्ड ऑर्गा को सलाम किया और मुड़कर जाने ही वाला था। तभी ओल्ड ऑर्गा ने उसे दोबारा आवाज दी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कपड़ों का बंडल लियोन की तरफ बढ़ा दिया। लियोन हैरान होकर उसे ले लिया और खोल कर देखा। अंदर पुराने थे, लेकिन साफ सुथरे कपड़े थे। उनका साइज छोटा था। साफ था कि वो किसी बच्चे के लिए थे। ओल्ड ऑर्गन ने कहा, बच्चे तो वैसे ही हर उस चीज को तुरंत पहचान लेते हैं जो दूसरों से अलग दिखे। कम से कम इतना तो करो कि वो देखने में ठीक ठाक लगे। लियोन ने हैरानी से पूछा, ठीक ठाक लगे? ओल्ड ओर्गा ने समझाया, मेरा मतलब ये नहीं कि उस किसी अमीर या नोबल के बेटे की तरह कपड़े पहनाओ। लेकिन उसका ये सड़क के अनाथ बच्चे जैसा रूप बहुत ज्यादा अलग नजर आता है। इसी वजह से वो दूसरे बच्चों के लिए मजाक उड़ाने का आसान निशाना बन जाता है। ये बात सुनते ही लियोन को अचानक सब कुछ समझ आ गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग में बिजली गिरा दी हो। सच में, जब से जैक्स यहाँ आया था, तब से वो वही ढीले फटे पुराने कपड़े पहने हुए था जो उसके साइज के भी नहीं थे। ना जैक्स ने कभी इसकी शिकायत की और ना ही लियोन ने कभी सोचा कि इस बारे में कुछ करना जरूरी है। लियोन खुद हमेशा यही मानता था कि जब तक कपड़े ठंड से बचा लें, उतना ही काफी है। लेकिन अब जब ओल्ड ऑर्गा ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया, तो लियोन को महसूस हुआ कि गांव के सारे बच्चे भले ही सादगी से कपड़े पहनते थे, पर वो साफ और ठीक से पहने होते थे। उनके मुकाबले में जैक्स का हाल जैसे खुद ही लोगों को यूं परेशान करने का निमंत्रण दे रहा हो। लियोन धीमी आवाज में बोला, मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओल्ड ऑर्गा ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली, जाहिर सी बात है, ऐसी बातों का आदमियों को कभी ध्यान ही कहाँ रहता है। लियोन हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप भी तो आदमी ही हैं ग्रैंडपा। ओल्ड ऑर्गा ने भी तुरंत जवाब दिया, ये सब मेरी बीवी ने नोटिस किया था। ये मेरे बेटे के पुराने कपड़े हैं। उसने इन्हें सिलकर और ठीक करके फिर से पहनने लायक बना दिया है। लियोन ने बंडल को अपने सीने से लगाया और गहरी इज्जत के साथ झुककर बोला, दिल से शुक्रिया। उस बुजुर्ग पति पत्नी की बिना किसी दिखावे वाली छोटी सी मेहरबानी ने
लियोन का दिल छू लिया था। ओल्ड ऑर्गा ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिए। आखिर गांव वालों को ये देखना पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें एक मजिशियन के साथ इतनी दोस्ती से बात करते देखे। लियोन ने जाते हुए ओल्ड ऑर्गा की पीठ की तरफ एक बार फिर झुककर सलाम किया, फिर बंडल को संभाल कर बंद किया और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। और दोस्तों, इसी के साथ ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3 पार्ट 3 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ट्रूथ वीवर्स के हर नए चैप्टर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।